हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपका अपने चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रेबीज़ इन्फेक्शन के विषय में, जो कि मूलतः चमगादड़, बिल्लियों, चूहों, छछूंदरों, कुत्तों के द्वारा एक ट्रांसफ़र करने का माध्यम बनता है, जिससे यह रेबीज़ वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है और यह एक माध्यम बन जाता है इस रेबीज़ वायरस को आगे दूसरों तक पहुंचाने का। और यह वायरस किस हद तक नुकसानदेह है मनुष्य में, इस विषय में बात करेंगे। इसके इतिहास के भी विषय में बात करेंगे, साथ साथ में इसके मोड ऑफ एक्शन के विषय में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि यह दवा काम कैसे करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके लेने का तरीका क्या है, इसके डोजेस क्या हैं और कौन सी ब्रांड की अलग अलग कंपनियां इस दवा को बनाती हैं। तो लगभग 6 जुलाई 1885 को लुईस पाश्चर, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनके पास एक लड़का, जो कि 9 वर्षीय लड़का था, जिसका नाम जोसेफ मिस्टर था, वह आया और उसकी माँ उसको लेके आई और जिसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि उस वक्त तक रेबीज़ वैक्सीन मनुष्यों में इस्तेमाल नहीं की जाती थी। तो लुईस पाश्चर ने बहुत विचार करके और बहुत गहन अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया कि जो वैक्सीन वो इस समय खरगोशों के ऊपर और कुत्तों के ऊपर यूज़ हो रही हैं, उस वैक्सीन का इस बच्चे के ऊपर इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा निर्णय था। लेकिन उसकी मृत्यु को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि यह इंजेक्शन उसको डेली डोजेस पे 14 दिनों तक दी जाए। यह बच्चा जब लुईस पाश्चर के पास पहुंचा तो उस समय, जिसका नाम जोसेफ मिस्टर था, खरगोश की रीढ़ की हड्डी के सस्पेंशन की 14 दैनिक खुराक में से पहली खुराक उसको दी गई और इस रेबीज़ वायरस को दूर करने के लिए इसमें इनोकुलेट कहा जाए, इनएक्टिव फॉर्म में वायरस को इस लड़के के अंदर इंजेक्ट किया गया। यह वैक्सीन कुत्ते और खरगोशों की रेबीज़ इन्फेक्शंस में बचाने में सक्षम थी, जिसे 4 साल के गहन के अध्ययन से प्राप्त किया गया, जिसे जोसेफ मिस्टर को बचाने के लिए उपयोग किया गया। लुईस पाश्चर को इस वैक्सीन का इस्तेमाल उस बच्चे पर उपयोग करना उचित समझा जिसकी मृत्यु निश्चित थी। टीका सफल रहा और यह लगभग 14 दिनों तक उसे लगातार दिया गया। यह टीका आज भी कुछ देशों में 14 से 21 दिनों के डोजेस में आज भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें मूलतः हम कहें रेबीज़ वायरस इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, निष्क्रिय रेबीज़ वायरस इसमें रहता है, जो कि व्यक्ति के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज पैदा करने में मदद करता है और जिसकी वजह से वह व्यक्ति रेबीज़ वायरस से लड़ने में सक्षम हो पाता है। रेबीज़ एक वायरल बीमारी है जो अक्सर स्तनधारियों में इंसेफेलाइटिस का कारण बनती है। इसे ऐतिहासिक रूप से हाइड्रोफोबिया, पानी के डर के रूप में कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को जब लक्षण पैदा हो जाते हैं तो उस स्थिति में व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। कारण उसका मेन ये होता है कि उसके ग्लैंड्स यहाँ के सूज जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस पानी पी पाने में भी असक्षम होता है और उसको तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। इस कारण उसे पानी से भी डर लगने लगता है। वो तरल पदार्थ भी पीने में असक्षम हो जाता है। घबराहट के लक्षण शुरुआती उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ यह लक्षण मछली आना, उल्टी होना, हिंसक होना, हलचल
के साथ अपने बॉडी को मूवमेंट करना, अनियंत्रित उत्तेजना होना, पानी का डर होना, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता होना और भ्रम जैसी स्थितियां होना और चेतना का नुकसान होना कि व्यक्ति अचेत सा हो जाता है, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अमूमन यह लक्षण जब भी दिखेंगे तो 1 महीने से 3 महीने के भीतर, और या फिर यह समय 1 सप्ताह से कम या फिर 1 वर्ष तक में अपना पूरी तरीके से असर दिखा देता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। बात हम करें कि इसके संक्रमण के, तो उस स्थिति में सबसे पहले ये पेरिफेरल नर्व्स में, मतलब आपके ऊपरी नर्व्स में फैलता है, जिसको वो नुकसान पहुंचाता है ये वायरस। उसके बाद जब भी यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंच जाएगा तब फिर उस व्यक्ति को बचा पाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए यह रेबीज वैक्सीन लोगों को शुरुआती स्टेज में ही, जैसे ही व्यक्ति को कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, चूहे या छछूंदर ऐसे जानवर काटते हैं या खरोच मारते हैं या आपके खुले हुए घाव पर को चाटते हैं, तो उस स्थिति में आप एहतियातन शुरुआत कोशिश करें कि इस वैक्सीन को आप लगवा लें। जितनी जल्दी होगा वह आपके लिए उतना ही लाभप्रद है। तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें, साथ ही उसके दिशा निर्देश में जैसा हो आप तुरंत उस पर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। इसमें किसी प्रकार की देरी आपकी तथा आपके प्रियजन के लिए खतरनाक हो सकती है और जानलेवा हो सकती है। रेबीज वैक्सीन एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड वैक्सीन है, जो कि एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको उपलब्ध होगा। रेबीज वैक्सीन आपको लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही किसी रेबीज से युक्त जानवर ने, चाहे कुत्ते ने, चाहे बिल्ली ने, चाहे छछूंदर ने या चमगादड़ ने काटा है, तो उस स्थान को पूरी तरीके से साबुन से 5 मिनट तक लगातार धुलें और लगातार धुलते रहें। 5 मिनट तक उसको लगातार धुलने के बाद उस पर बीटाडीन सॉल्यूशन आप लगाएं, क्योंकि इससे जो वायरल स्ट्रैंड होता है उस जगह पर कम हो जाता है, जिससे उसका वायरल लोड कम होता है और संक्रमण की दर पे रोक लगता है। लेकिन रेबीज वैक्सीन आपको लगाना अत्यंत आवश्यक है। वह जितनी जल्दी लगेगा आपकी लाभ पा लेने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। इसको देरी किए बिना संभव हो तो जिस दिन ही किसी संक्रमित रेबीज जानवर ने काटा है उसी दिन लगवाने की कोशिश करें। रेबीज रोकथाम पर यह इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, जो कि लिम्फ नोड में एंटीबॉडीज पैदा करने में मदद करता है, और यह एंटीबॉडीज ही आपके शरीर में इस संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। यही एंटीबॉडीज रेबीज के वायरस से लड़ते हैं। अब हम बात करेंगे जब यह इंजेक्शन लगता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में थोड़ा पेन होना, इंजेक्शन वाली जगह पर थोड़ा लालिमा आ जाना, पीठ और जोड़ों में दर्द होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, यह नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखे गए हैं जो समय के साथ चले जाते हैं। बात करेंगे हम कि रेबीज वैक्सीन के फ़ायदों के विषय में। तो रेबीज वैक्सीन के फ़ायदे में रोकथाम सबसे पहला फ़ायदा है, जिसमें व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होने की वजह से यह वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ना रुक जाता है और उस पर लगाम लग जाती है तथा यह वायरस एंटीबॉडीज़ द्वारा ख़त्म कर दिए जाते हैं। अगर यह देरी होती है तो उस स्थिति में यह वायरल स्ट्रैंड बढ़ते चले जाएंगे, तब यह टीका लाभप्रद नहीं रहेगा। इसलिए काटने के तुरंत बाद ही इस टीके को लगाना चाहिए, जिससे कि वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन तक न पहुँचे
और उसका रोकथाम किया जा सके, तो सबसे पहला लाभ इसका रोकथाम है। सामुदायिक स्वास्थ्य की स्थिति में देखा जाए तो जो कुत्ते या पालतू बिल्लियां या कुछ ऐसे जानवर जो रेबीज कैरी करते हैं, उनके अंदर जब भी ये रेबीज वैक्सीन लगा हुआ रहता है तो उस स्थिति में कहीं कोई उन्हें रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ता बिल्ली या कुछ काटता है तो उस स्थिति में ये संवाहक नहीं बनते, जिससे कि ये कैरियर बन जाएं और दूसरे मनुष्यों में भी इसको फैला दें। तो सामुदायिक स्वास्थ्य के को देखते हुए अगर इनका टीकाकरण कर दिया जाता है तो उस तेजी से ट्रांसफर होने की दर बच जाती है, रुक जाती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की स्थिति में कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां पर कुत्ते या बिल्लियों की देखरेख या रेबीज से इन्फेक्टेड जो जानवर इन्फेक्टेड हो सकते हैं उनके संपर्क में रहते हैं या उनकी देखरेख में रहते हैं, जिसमें उनको संभावनाएं होती हैं खरोच लग जाने की या उनके द्वारा काट लिए जाने की स्थिति में, तो इनको एहतियातन पहले से ही इंजेक्शन दे दिया जाते हैं। उसके डोजेस कुछ अलग तरीके से होते हैं लेकिन इंजेक्शन यही रहते हैं। वो एहतियात के लिए होता है ताकि यह किसी तरीके से रेबीज इन्फेक्टेड होने के बाद अपने थ्रू किसी और को इन्फेक्शन ना फैलाएं, ना ही वो, क्योंकि बार बार शिकार हो सकते हैं इन चीज़ों के, तो उस स्थिति में ना वो ही इस तरीके की परेशानी में पड़े। तो लिहाजा उनको पहले से ही इस वैक्सीन को दे दिया जाता है। उसको डोज को लगाने की का ढंग थोड़ा दूसरा होता है, उसका टाइम इंटरवल दूसरा होता है। वह हम आगे बातचीत करेंगे इस विषय में कि हम किस तरीके से उसका डोजेस को कैसे लगवाएं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कि यह इंजेक्शन दिया कैसे जाता है। तो यह इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है और 2 वर्ष से कम बच्चों में यह जांघ के अग्रपृष्ठ भाग पर लगाया जाता है और 2 वर्ष से अधिक यह वयस्कों में यह डेल्टॉइड रिज की मांसपेशियों पर लगाया जाता है। यह नितंब की मांसपेशियों पर, ग्लूटल मांसपेशियां जहां होती हैं वहां पर इस इंजेक्शन को नहीं दिया जाता है। यह सिर्फ डेल्टॉइड रिज में और 2 वर्ष से कम के बच्चों में यह जांघ के अग्रपृष्ठ भाग पे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष से कम बच्चों में जांघ के अग्रपृष्ठ भाग में इस इंजेक्शन को मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। यह इंजेक्शन आप एक डॉक्टर की देखरेख में और उसके सानिध्य में रहकर ही इसका इंजेक्शन का उपयोग उस मरीज पर करें, क्योंकि वह आपसे बेहतर जानता है चीज़ों को और उसके सानिध्य में रहकर ही आप इस इंजेक्शन को लगवाएं। बात करेंगे हम रेबीज के पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन। पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन का तात्पर्य यह है कि जब त्वचा छिल गई हो या एक्सपोज हो गई हो तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति को कभी भी रेबीज के वैक्सीन न लगे हों तो उसके डोजेस क्या होंगे। अगर उसको रेबीज के वैक्सीन पहले लग चुके हैं तो उसमें डोजेस अलग होते हैं और अगर नहीं लगे हैं तो उस स्थिति में उसके डोजेस अलग होते हैं। तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा। जो एक डॉक्टर अपने मरीज को प्रिस्क्राइब करते हैं और उस अनुसार वह फॉलो अप करके इंजेक्शन को मरीज लेता है। यह इंजेक्शन 1 ml में इंट्रामस्कुलर 5 खुराक दी जाती है, जिसका 0 दिन मतलब जिस दिन उस कुत्ते या बिल्ली ने काटा है पहले दिन, फिर तीसरे दिन 0 दिन, फिर तीसरे इस वैक्सीन को तीसरे दिन देने के उपरांत इस वैक्सीन को पहले 0 दिन, जिस दिन पहला वैक्सीन लगा है उसको 0 दिन माना जाता है, उसके 7वें दिन फिर एक वैक्सीन लगेगी और इस 7वें दिन के बाद फिर 14वें दिन एक वैक्सीन लगेगी और उसके बाद 28वें दिन से श्रृंखलाबद्ध के रूप में दी जाती है। पहले दिन 0 दिन पे इसके साथ साथ HRIG एक रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन
इंजेक्शन है जिसको घाव जहाँ पर हुआ रहता है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ अंदर डाला जाता है। साथ साथ में जो शेष बच जाता है वह जहाँ पर वैक्सीन दिया जाता है, कहने का तात्पर्य जहाँ वैक्सीन रेबीज वैक्सीन दिया जाता है, यहाँ पर इसको छोड़कर अन्य जगहों पे जो बचा हुआ रहता है उसको दिया जाता है। इसकी मात्रा के विषय में बात करें तो 20 इंटरनेशनल यूनिट प्रति केजी की दर से एक चिकित्सक उसको मापता है कि आपको कितना देना है इसको। अगर व्यक्ति पहले से इम्यूनाइज है, पहले से ही उसको एक आध बार ये इंजेक्शन लग चुके हैं, तो उस स्थिति में 1 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूप में पहले दिन 0, जिस दिन उस कुत्ते या बिल्ली ने काटा है 0 दिन माना जाएगा, और फिर तीसरे दिन पर 2 खुराक दी जाती है उसको, और यह आप एक चिकित्सक की देखरेख में ही दें। मैं इसको डिटेल से भी समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 15/7/2024 को एक कुत्ते ने काटा, तो उसको 0 दिन आप मानिए जिस दिन उसने काटा है। उसके बाद तीसरा दिन, अब आप 15/7/2024 में 3 दिन जोड़ दीजिए, 18/7/2024 हो जाएगा। कहने के तात्पर्य तीसरे दिन 18/7/2024 को आप इंजेक्शन लगाएंगे। फिर डे 7, अब आप 15/7/2024 में 7 दिन जोड़िए, यह आएगा 22/7/2024, दिन सोमवार होगा। इस दिन आप फिर उसको वैक्सीनेट कराइए। फिर 14वें दिन, अब आप 15/7/2024 में 14 जोड़ दीजिए, यह तारीख आएगी आपकी 29/7/2024, दिन सोमवार, उस दिन वैक्सीनेट कराइए। फिर डे 28वां, अब इसमें 15/7/2024 में 28 जोड़ दीजिए, ठीक, यह महीना 31 का है तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, तो यह तारीख जाके गिरेगी 12/8/2024 मंडे को। तो इस तरीके से फॉलो अप करके यह वैक्सीन दी जाती है। बात करें अलग अलग ब्रांड्स की जो वैक्सीन इस वैक्सीन को बनाती हैं, वह अभयरा नाम से वैक्सीन, रेविपुर नाम से वैक्सीन, वैक्सीरब नाम से वैक्सीन, एक्सप्राइब नाम से वैक्सीन, जोनोवैक वी नाम से वैक्सीन, इंडीरैप नाम से वैक्सीन, रेवीवैक्स एस नाम से वैक्सीन मार्केट में अलग अलग रूप से उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो एहतियातन जिनको इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन बाद में न फैले, जो ऐसी जगहों पर कार्य करते हैं जहां पर उनको हमेशा ऐसे जानवरों के संपर्क में रहना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उनको एहतियातन पहले से इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके डोजेस क्या। यह प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। यह 1 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर में 3 खुराक दी जाती है, जो कि 0, जिस दिन व्यक्ति को मतलब शुरुआत हुई हो इंजेक्शन देने की, एहतियात के रूप में कि उसको कभी भी काटते हैं कोई भी इस तरीके के जानवर, तो उस स्थिति में उसका बचाव हो सके, तो वह 0 दिन माना जाता है। फिर 7वें दिन, फिर 21वें दिन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 21वें दिन या फिर 28वें दिन, 21वें दिन या फिर 28वें दिन आप इसको लगवाइए। टेस्ट RF फिट टेस्ट नाम से आता है, जिसमें टिटर की मात्रा सुनिश्चित करती है कि इस मरीज, इस व्यक्ति को जो कि एहतियातन लगवा रहा है कि उसको रेबीज ना हो, वैसी स्थिति में उसमें टिटर को बनाए रखने के लिए, कहने का तात्पर्य ये है कि एंटीबॉडीज जो रेबीज से लड़ती हैं उनकी सांद्रता कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए कि वह शरीर में एक तय मात्रा में मौजूद है कि नहीं वो एंटीबॉडीज, उसके लिए टिटर टेस्ट के माध्यम से RF फिट टेस्ट होता है, उस माध्यम से टिटर के स्तर को बनाए रखा जाता है ताकि यह मालूम हो सके कि उसके अंदर पर्याप्त एंटीबॉडीज हैं कि नहीं। और
जब अगर उसका एंटीबॉडीज़ गिरते हैं तो अनुमान 6 महीने पर एक बूस्टर खुराक इसी वैक्सीन की उस व्यक्ति को लगाई जाती है। लेकिन वह टेस्ट हर 6 महीने पे कराना अनिवार्य है, या उससे पहले भी कराया जा सकता है, थोड़ा पहले, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके अंदर इन इंजेक्शन को लगने के बाद एंटीबॉडीज उतने हैं कि नहीं, ताकि वह रोग से लड़ सकेंगे। अगर वह एंटीबॉडीज की दर कम हो रही है तो उस स्थिति में उसको बूस्टर खुराक अलग से दी जाती है।